8वीं बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए जो 4 अप्रैल 2023 को आपके विज्ञान का पेपर होने वाला है, इसके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आशा करते हैं कि आपका जो सामाजिक विज्ञान का पेपर हो बहुत ही अच्छा गया होगा। आपको पिछले वीडियो से कोई फायदा मिला या ना मिला, आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताना। मैंने पिछले जितने भी आपके सामाजिक विज्ञान के और गणित के, इंग्लिश के मॉडल पेपर अपलोड किए हैं, उनसे आपको कोई फायदा मिला या नहीं मिला, इस वीडियो के नीचे कमेंट करके आप जरूर बताना। यह आपके विज्ञान का पेपर है, 4 अप्रैल को जो होने वाला है, उसके लिए एक मॉडल पेपर के रूप में इसको हम देखेंगे। आपके ये पेपर होगा 80 नंबर का होगा। पहला जो प्रश्न आएगा वो आपके अबसद वाला प्रश्न आएगा। जो पहला क्वेश्चन आपके कि जल निकास व्यवस्था में सर्वाधिक बाधक क्या होती है, तो जो प्लास्टिक अपशिष्ट होते हैं, जो प्लास्टिक की थैलियां वगैरह होती है, वो जल निकास की व्यवस्था में सर्वाधिक बाधक का कार्य करती हैं। दूसरा प्रश्न ये कि मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को क्या कहते हैं, उसको कार्बनीकरण कहा जाता है। कोयला भी एक प्रकार का कार्बन ही होता है। नेक्स्ट है मोमबत्ती की ज्वाला में सबसे बाहरी जो क्षेत्र है उसका रंग कैसा होता है। मोमबत्ती की जो ज्वाला का सबसे बाहरी क्षेत्र का जो रंग होता है वो नीला होता है। कैसा होता है? नीला होता है। इसका आंसर हो जाएगा आपके द ऑप्शन। फिर आपके चौथे से लगा के आगे की जो क्वेश्चन है, छठे क्वेश्चन तक, वो आपको सत्य असत्य बताने। तो देखो, अमीबा में मुकुलन द्वारा जनन होता है, ये गलत है। अमीबा में मुकुलन द्वारा जनन नहीं होता है। अमीबा में जो मुकुलन जनन होता है वो द्विविखंडन विधि के द्वारा, विखंडन विधि के द्वारा होता है, जबकि मुकुलन के द्वारा जो जनन होता है वो यीस्ट में होता है। किसमें होता है? यीस्ट में होता है। हाइड्रा और यीस्ट में जो मुकुलन के द्वारा जनन होता है, अमीबा में खंडन के द्वारा, द्विविखंडन के द्वारा जनन होता है। तो ये आपके फाल्स हो जाएगा, इसमें एफ लिखेंगे। फिर आपके पांचवा क्वेश्चन है कि हार्मोन रासायनिक पदार्थ है। हाँ, हार्मोन जो होते हैं वो रासायनिक पदार्थ होते हैं। और छठा क्वेश्चन है तड़ित चालक किसी भवन की तड़ित की सुरक्षा नहीं कर सकती, ये गलत है, इसमें वो सुरक्षा कर सकती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके फाल्स, एफ। फिर आपके सातवां क्वेश्चन है किसी पदार्थ का ज्वलन ताप की परिभाषा लिखनी है। तो ज्वलन ताप क्या होता है? वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जो आग पकड़ लेता है वह जलने में लगता है, तो उसको हम ज्वलन ताप कहते हैं। तो वह कम से कम ताप जिस पर कोई वस्तु जलने लग जाती है उसको हम उसका ज्वलन ताप कहते हैं। कायांतरण किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। तो लार्वा जो होता है उसका कुछ विशेष परिवर्तन द्वारा वयस्क जंतु में जो बदलने की जो प्रक्रिया है उसको रूपांतरण, कायांतरण कहा जाता है। तो ये टेडपोल रूपांतरित होकर वयस्क में बदल जाता है, जो छलांग लगा सकता है, तैर सकता है और कुछ विशेष परिवर्तन के साथ टेडपोल का वयस्क में कायांतरण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थायराइड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, इससे स्रावित हार्मोन का आपको नाम बताना है। तो देखो, थायराइड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? थायराइड ग्रंथि अपने गले में पाई जाती है और ये अंग्रेजी के एच आकार की होती है अपने गले में। और इससे स्रावित हार्मोन का जो नाम है वो थायरोक्सिन हार्मोन है। इसकी कमी से जो रोग होता है वो गलगंड या गेंगा रोग होता है, जिसमें व्यक्ति का गला फूल जाता है, लटक जाता है। इससे बचने के लिए हमें भोजन में आयोडीन युक्त नमक का उपयोग करना चाहिए। आयोडीन की कमी हो जाती है तो हमारा जो गला है वो फूलकर लटक जाता है, थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है। 10वां क्वेश्चन है एक धन आवेशित वस्तु के पास ले जाएंगे तो किस प्रकार का बल लगेगा। तो दोनों प्लस प्लस के, ये सेम क्वेश्चन आपका आज की 10वीं की जो बोर्ड परीक्षा है उसमें भी आया था। 10वीं की जो परीक्षा हो चुकी है साइंस की, उसमें ये क्वेश्चन उसमें आया था और आपके भी ये आ सकते हैं वापस। तो दो समायोजित इनकी समान, दोनों प्लस प्लस के जो होंगे उनसे क्या होगा? हमेशा प्रतिकर्षण होगा, और दोनों माइनस के होंगे उससे भी हमेशा प्रतिकर्षण होगा। एक प्लस और एक माइनस होगा तो उसमें आकर्षण होगा। तो विपरीत चिन्ह जो होंगे उसमें आकर्षित होते हैं और समायोजित जो समान चिन्ह होते हैं प्लस प्लस हो या माइनस माइनस, वो हमेशा प्रतिकर्षित होते हैं, तो उसमें प्रतिकर्षण बल लगेगा। यदि शुक्र शांति तारे के रूप में दिखाई दे रहा है तो आप इसे प्रकाश आकाश के किस भाग में पाएंगे। तो ये शुक्र तारा, जिसको हम सांझ का तारा कहते हैं, इसको हम मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार के रूप में जानते हैं, ये हमेशा तो दिखाई दे रहा है शाम के समय में, तो ये आकाश के पश्चिमी भाग में हमको दिखाई देगा। अगला प्रश्न है सूक्ष्म जीव द्वारा होने वाले 4 हानिकारक प्रभाव का आपको संक्षिप्त वर्णन करना है। देखो, सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो एक तो जैसे भी जो वायरस आए थे वो वाले वायरस है, जीवाणु है, ये सभी आपके सूक्ष्म जीव के अंतर्गत आते हैं। तो ये इससे क्या होता है, एक तो मनुष्य में रोग उत्पन्न करते हैं, ये जैसे हैजा, सर्दी जुकाम, क्षय रोग, ये सभी रोग उत्पन्न करने का कार्य सूक्ष्म जीव ही करते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो भोजन, कपड़े आदि को खराब कर देते हैं। अनेक सूक्ष्म जीव फसलों को भी नष्ट करने का कार्य करते हैं, रोग उत्पन्न कर देते हैं उसमें। और सूक्ष्म जीव के कारण जंतुओं में भी रोग फैलता है, जैसे उनका मुंह पका, खुर पका रोग जो है वो सूक्ष्म जीवों के कारण ही फैलता है। अच्छा, एक जीवाणु का नाम बताना है आपको जो दूध को दही में बदलने का कार्य करता है। दही में कौन सा जीवाणु पाया जाता है जो दूध को दही में बदलने का कार्य करता है? उस जीवाणु का नाम आपको कमेंट करके बताना है। 13वां क्वेश्चन है यह प्रदर्शित करते हुए कि क्रियाकलाप का वर्णन करना है कि थर्मोप्लास्टिक जो होती है वो विद्युत की कुचालक होती है। थर्मोप्लास्टिक विद्युत की कुचालक होती है, इसका आपको एक क्रियाकलाप का वर्णन करना है। तो इसमें क्या करना है, एक आपको ये परिपथ बना लेना है, यहाँ पे बैटरी लगी हुई है, यहाँ पे एक क्लिप लगा लेना है
और यहाँ पे एक आपको स्विच लगा लेना है और ये आपके बल्ब लगा देना है। अब यहाँ पे आपको जो बीच में जो जगह छूट रही है, यहाँ पर हमें जो थर्माकोल का जो थर्माप्लास्टिक का एक टुकड़ा लगाएंगे। अगर ये विद्युत का सुचालक होगा तो यहाँ पे बल्ब जल जाएगा, और ये विद्युत का सुचालक नहीं है यानी कि कुचालक है तो ये बल्ब नहीं जलेगा। इस प्रकार से आपको इसका वर्णन करना है। अगला प्रश्न आपका, इसमें आपको मिलान करना है। देखो वनोन्मूलन में क्या होता है, वनों को समाप्त होना, ये वनोन्मूलन के अंतर्गत आता है। सूखे में वर्षा दर की कमी हो जाती है, और पुनर्वन रोपण में नए वनों का रोपण किया जाता है, और मरुस्थलीकरण में जो उर्वर भूमि होती है वो धीरे धीरे मरुस्थल में बदल जाती है। अच्छा, एक प्रश्न आप कमेंट करके बताएंगे कि हमारा जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है, आपके परीक्षा में आ सकता है, ये राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, किस डेट को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, इसका उत्तर आप कमेंट करके बताना। देखिए अगला प्रश्न है वापस सत्य असत्य का 4 प्रश्न आएगा। जीवाश्म ईंधन प्रयोगशाला में बनाया जा सकता है, तो गलत है। जीवाश्म ईंधन है जो कभी भी प्रयोगशाला में नहीं बनते, इनको बनने में लाखों करोड़ों वर्ष जो लगते हैं। लाखों करोड़ों वर्ष पहले जमीन के अंदर जो कई जीव जंतु पेड़ पौधे दब गए थे, जिनके अवशेष पाए जाते हैं, जो आजकल जो पेट्रोलियम वगैरह ये वो आपके सभी जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत आते हैं, तो ये कभी भी प्रयोगशाला में नहीं बनते हैं। तो इसका उत्तर आ जाएगा आपके असत्य। पेट्रोल की अपेक्षा सीएनजी अधिक प्रदूषक ईंधन है, गलत है। इसमें पेट्रोल की तुलना में सीएनजी कम प्रदूषक होता है। पेट्रोल की तुलना में सीएनजी से प्रदूषण कम फैलता है। और सीएनजी का पूरा नाम आपको पता होगा, आप कमेंट करके बताएंगे इसका उत्तर। सीएनजी का पूरा नाम क्या होता है। इसी प्रकार से एलपीजी का पूरा नाम लिक्विड पेट्रोलियम गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस होता है। कोक ये कार्बन का जो सबसे शुद्ध रूप होता है, कार्बन का ये शुद्ध रूप होता है। और ये कोलता शुद्ध रूप, हाँ, तो ये कोक जो होता है वो कार्बन का सबसे शुद्ध रूप होता है। अच्छा, ये कार्बन का शुद्ध रूप होता है, उसको हम कोक के नाम से जानते हैं। कोलतार विभिन्न पदार्थों का मिश्रण होता है, तो ये भी सही है, कोलतार विभिन्न पदार्थों का मिश्रण होता है। अगला प्रश्न है कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली में आपको 4 अंतर बताने। कोशिका भित्ति में और कोशिका झिल्ली में आपको 4 अंतर बताने। देखो एक तरफ लिखेंगे हम कोशिका भित्ति जिसको हम सेल वॉल कहते हैं, एक तरफ लिखेंगे कोशिका झिल्ली जिसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो कोशिका भित्ति जो होती है वो केवल जो पादप कोशिका होती है उसी में पाई जाती है, और कोशिका झिल्ली ये जंतु कोशिका में पाई जाती है। कोशिका भित्ति जो होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है, कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है, जबकि कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, ये प्रोटीन, लिपिड और जल की बनी होती हैं। कोशिका भित्ति जो होती है वो मोटी और सख्त होती हैं, जबकि कोशिका झिल्ली ये स्वभाव में अत्यधिक लचीली और महीन होती हैं। कोशिका भित्ति में वर्णात्मक पारगम्य नहीं होता है, जबकि कोशिका झिल्ली में वर्णात्मक पारगम्य होता है। एक कोशिका से संबंधित आपको कमेंट करके बताना है कि कोशिका का शक्तिग्रह किसको कहा जाता है, कोशिका का पावर हाउस किसको कहा जाता है, किस कोशिकांग को कोशिका का शक्तिग्रह कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 17वां क्वेश्चन है बल किसे कहते हैं, संपर्क बल के 2 उदाहरण दीजिए। तो किसी भी वस्तु पर लगने वाला धक्का जिसको हम अभिकर्षण कहते हैं, और खींचाव जिसको हम अपकर्षण कहते हैं। तो किसी भी वस्तु पर लगने वाले धक्के या खींचाव को हम बल कहते हैं। जैसे पेशीय बल है, उसको स्पर्श करना पड़ेगा, संपर्क में आना पड़ेगा। घर्षण बल भी संपर्क बल के रूप में जाना जाता है। असंपर्क बल में आपका जो गुरुत्वाकर्षण बल है, चुंबकीय बल है, ये आपके असंपर्क बल में आते हैं। लोटनिक घर्षण किसे कहते हैं, किस प्रकार का जो घर्षण को कम कर सकता है। तो लोटनिक घर्षण जैसे नाम से ही पता चल रहा है, जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़कती है, लोटन करती है, तो उसकी गति का जो प्रतिरोध करने वाला जो बल होता है, घर्षण होता है, उसको लोटनिक घर्षण के रूप में जाना जाता है। लोटन घर्षण को कम कर देता है, और किसी वस्तु को दूसरी वस्तु पर सरकने की तुलना में लोटन करना आसान होता है। यही कारण है कि पहिए लगाने से सामान जो खींचने में सुविधा होती है, और क्योंकि लोटनिक घर्षण सर्पी घर्षण से हमेशा कम होता है। तो पहिए जो होते हैं वो वस्तु के घर्षण को कम करने का कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन है आकाश में तड़ित यानी कि जो बिजली चमकती है वो, और मेघ गर्जन जो बिजली कड़कती है वो, इसकी घटना दोनों एक साथ होती है, लेकिन समान दूरी पर घटित होने का हमसे समान दूरी पर घटित होती है। फिर भी हमें तड़ित पहले दिखाई देती है, बिजली की जो चमक है वो पहले दिखाई देती है, और जो गरजते हैं वो बाद में सुनाई देता है। इसकी आपको व्याख्या करनी है। तो ये जो परिवर्तन होता है वो वेग में अंतर के कारण जो आता है। ऐसा परिवर्तन क्यों दिखाई देता है, तो ये अंतर जो दिखाई देता है वो उनके वेग में अंतर के कारण होता है। प्रकाश का जो वेग है वो ध्वनि के वेग से बहुत ज़्यादा होता है। प्रकाश का निर्वात में वेग जो होता है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, जबकि ये ध्वनि का जो वेग होता है वो कम होता है, 332 मीटर प्रति सेकंड ही होता है। तो इस कारण है जो प्रकाश हम तक ध्वनि की अपेक्षा पहले पहुंच जाता है। इसी कारण से जो तड़ित यानी कि बिजली जब दिखाई देती है तो वो पहले दिखाई देती है, और मेघ गर्जन बाद में सुनाई देता है।
अगला प्रश्न है आपके 19, ये 20वां क्वेश्चन है। नींबू के रस में विद्युत चालन का परीक्षण का नामांकित चित्र आपको बनाना है। नींबू के रस में आपको विद्युत चालन का नामांकित चित्र बनाना है। तो ये आपको नींबू के रस में विद्युत चालन का नामांकित चित्र बनाना है। यहाँ पे बल्ब लगाने देना है, यहाँ बैटरी है और ये बीकर बना हुआ है, जार है, ये इसमें नींबू का रस भरा हुआ है, 2 तार इसमें छोड़ देना और ये आपके नींबू के रस में विद्युत का चालन का परीक्षण हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके है 21वां प्रश्न। सौर परिवार के सदस्यों के नाम बताइए और उसकी गति किस प्रकार नियंत्रित होती है। तो देखो, सौर परिवार में जो सूर्य होता है वो सौर परिवार का मुख्य होता है और सौर मंडल में 8 सदस्य हैं जिनके नाम क्रमशः इस प्रकार हैं। सबसे पहले बुध आता है, ये जो सूर्य के पास में होता है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अरुण को यूरेनस कहते हैं और वरुण को नेपच्यून कहा जाता है। इससे पहले 9 ग्रह थे, लेकिन एक ग्रह है जो उसको बोना ग्रह के रूप में अब जाना जाता है। अगर आपको उसका नाम याद है कि किस ग्रह को अब बोना ग्रह के रूप में जाना जाता है, जबकि पहले वो सौर परिवार का मुख्य हिस्सा था, सदस्य था, अब वो सौर परिवार का हिस्सा नहीं रहा है। 2006 के बाद में उसको जो ग्रह है उसकी गिनती से उसको हटा दिया है। पहले 9 थे ग्रह, अब कितने रह गए? अब 8 ही रह गए हैं, एक ग्रह को हटा दिया है 2006 के बाद में। तो उस ग्रह का नाम अगर आपको पता हो, याद हो, तो आप कमेंट करके जरूर बताना। ग्रहों की जो गति है उसका मुख्य रूप से सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है उसके द्वारा नियंत्रित होती है। फिर आपको एक प्रश्न का उत्तर कमेंट करना है कि जो ग्रह जो सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं उनको तो हम ग्रह कहते हैं, जैसे 8 ग्रह हैं, लेकिन जो ग्रहों के चक्कर लगाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। आपको मंगल ग्रह के जितने भी उपग्रह हैं उनके नाम याद कर लेने हैं, ठीक है। और एक आपको पृथ्वी का जो प्राकृतिक उपग्रह है उसका नाम आप कमेंट करके बताना। प्राकृतिक उपग्रह, पृथ्वी का जो प्राकृतिक उपग्रह है वो कौन सा है, आप कमेंट करके इसका उत्तर बताना। देखिए, अगला प्रश्न आपको हल और कुदाली का वर्णन करना है। तो हल जो होता है वो कृषि कार्य के लिए हल एक महत्वपूर्ण औजार है। इससे खेतों में जुताई, खरपतवार निकालने में कार्य किया जाता है। लकड़ी का ये बना होता है, इसमें फाल लगी होती है और यह बैलों के द्वारा खींचा जाता है। फिर आपको कुदाली के बारे में बताना है। तो कुदाली का उपयोग खरपतवार निकालने में और मिट्टी को पोला करने में होता है। इसमें लकड़ी को छड़ बनी होती है और जिसके सिरे पर एक लोहे की चौड़ी पट्टी लगी होती है जो खरपतवार निकालने का कार्य करती है। अगला प्रश्न, एल्यूमिनियम की जो पत्ती होती है इसका उपयोग खाद्य पदार्थों को लपेटने में किया जाता है, कारण लिखना है। और निमंजन जो छड़ है जिसको हम इमर्शन रॉड कहते हैं वो धात्विक पदार्थों से निर्मित होती है, इसका भी आपको कारण बताएं। दोनों हम बाद में देखते हैं, अभी पहले हम इसका जो अथवा वाला सवाल है वो देख लेते हैं। अंतर बताना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके प्रश्न ये छपेगा ये कि धातु और अधातु में आपको अंतर बताना है। तो दिखावट के रूप में आप देखिए तो धातु चमकदार होती हैं जबकि अधातु चमकदार नहीं होती हैं। लेकिन एक अधातु ऐसी भी है जो चमकदार होती है, वो कौन सी होती है? आयोडीन। आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकदार है। तो कुछ अपवाद है, उनका नाम आपको कमेंट बॉक्स मतलब अच्छी तरह से इनको याद कर लेना, वो बार बार पूछे जाते हैं। जैसे कुछ द्रव, अभी हम आगे देखेंगे इसको। कठोरता, कठोरता की बात करें तो धातुएं हैं जो अधिकतर कठोर होती हैं, लेकिन कुछ धातुएं ऐसी होती है जिनको हम चाकू से भी काट सकते हैं। कौन सी धातु को चाकू से काट सकते हैं? तो नाक को चाकू से काट सकते हैं। ये नाक क्या है? तो नाक में Na जो है आपके सोडियम को बताता है, ये Na जो है आपके सोडियम को बताता है और K ये आपके पोटेशियम को बताता है। तो ये सोडियम और पोटेशियम ये दोनों ऐसी धातु हैं जिनको हम चाकू से काट सकते हैं, जबकि अधातु कठोर नहीं होती हैं। लेकिन इसमें भी एक अपवाद है कि हीरा जो होता है वो सबसे कठोर होता है। आज 10वीं के पेपर में पूछा था कि कौन से जो सबसे कठोर होती है, तो हीरा सबसे कठोर होता है। आघात वर्धनीयता, इसका मतलब ये धातु जो होती है उनको पीटने पर चद्दर के रूप में फैल जाते हैं, जबकि अधातु टूट जाते हैं, वो चद्दर के रूप में नहीं फैलते हैं। तन्यता, धातुओं में तन्यता पाई जाती है, यानी कि उनको खींचकर तार बनाया जा सकता है। और सोना सबसे तन्य धातु है, सोना जो है वो सबसे तन्य धातु है, उससे सबसे अधिक जो तन्यता पाई जाती है। लगभग 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है, इतनी जो सोना तन्य धातु होती है। और अधातु कभी भी जो तन्य धातु नहीं होती है। उष्मा के चालक के रूप में देखेंगे तो ये धातु जो जितने भी होते हैं वो आपके उष्मा के चालक होते हैं, जबकि ये अधातु होती है वो उष्मा का कुचालक होता है। विद्युत चालन की बात करें तो ये विद्युत का सुचालक होता है, जबकि अधातुएं विद्युत के कुचालक होती हैं। इसमें आपको देखना है कि कुछ धातु ऐसी है जो विद्युत का सुचालक भी कर, अधातु ऐसी भी है जो विद्युत का सुचालक भी करती है, जैसे ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक होता है, ये इसका अपवाद है। तो इनको आप अच्छी प्रकार से याद कर लेना। फिर 24वां क्वेश्चन आपके इसमें नियमित और विस्तृत परावर्तन में अंतर बताना है। तो नियमित जो परावर्तन होते हैं वो समतल एकदम पृष्ठ के ऊपर विस्तृत होते हैं, आपतित होते हैं, और विस्तृत परावर्तन खुरदरी पृष्ठ पर होता है।
नियमित परावर्तन में जो किरणें आती हैं वो वापस समांतर चली जाती हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, विसरित परावर्तन में समांतर नहीं जाती हैं। नेक्स्ट है, वर्णन कीजिए कि आप अपने नेत्रों की देखभाल कैसे करेंगे, ये तो आप अपने अनुसार कर लेना। तो ये इसमें प्रमुख अंतर है, ये परावर्तन जो होता है नियमित वो समतल और चिकने पृष्ठ पर होता है, विसरित परावर्तन खुरदरे पृष्ठ पर होता है, असमतल पृष्ठ पर होता है। फिर आप बताएंगे इसमें परावर्तित किरणें समांतर होती हैं और इसमें विसरित परावर्तन में परावर्तित किरणें समांतर नहीं होती हैं। जो हमें कमरे के अंदर या फिर पेड़ के नीचे जो दिखाई देता है वो विसरित परावर्तन के कारण दिखाई देता है। इसका दूसरा प्रश्न है, एक अच्छे हमारे देश को सुरक्षा के लिए सुंदर भविष्य को किस प्रकार दे सकते हैं। तो एक अच्छे नागरिक के रूप में हम सभी जो सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए, जिससे कि सड़क दुर्घटनाओं को रोका जा सके और एक अच्छी सुरक्षा प्राप्त हो सके। नेक्स्ट है आपके अम्ल वर्षा हमें कैसे प्रभावित करती हैं। तो अम्ल वर्षा जो होती है, जब इसका वर्षा का जो मान है पीएच मान वो 5.5 से कम हो जाता है, तो इसमें अम्लीय वर्षा ऐतिहासिक स्मारकों को ऊपर गिरती है और उसमें जो उपस्थित अम्ल होता है वो स्मारक का जो संगमरमर होता है, मार्बल होता है, उससे रासायनिक अभिक्रिया करके धीरे धीरे उसको नुकसान पहुंचाता है, क्षति पहुंचाता है। इसीलिए आपने देखा होगा जो ताजमहल का रंग है वो धीरे धीरे चेंज होता जा रहा है, वो ताजमहल का क्षति जो हो रही है वो आपके अम्ल वर्षा के कारण ही हो रही है। दूसरा प्रश्न है कि अच्छा इसी का दूसरा है, अम्ल वर्षा मिट्टी की अम्लता को बढ़ा देती है, अम्ल वर्षा से जल प्रदूषण भी बढ़ता है, अम्ल वर्षा खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचाती है। इसका दूसरा वाला प्रश्न है कि स्वच्छता अभियान के लिए किस बात का ध्यान रखना आवश्यक है। तो स्वच्छता अभियान की सफलता के लिए सामुदायिक सहभागिता की आवश्यकता होती है और यह हमारा सभी का सामुदायिक दायित्व भी होता है। आपको प्ले स्टोर से अपना ऐप डाउनलोड कर लेना है, ऐप का जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसी प्रकार के आपके बाकी के पेपर भी आते रहेंगे, गणित और विज्ञान के आपके काफ़ी फायदा मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐप को भी डाउनलोड कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। 8वीं का जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लेना, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। वीडियो को अपने बाकी दोस्तों के साथ में भी शेयर करना है। और सामाजिक का पेपर आपका कैसा गया कमेंट करके ज़रूर बताना।